जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो सेकंड पेपर है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और गारंटी है कि आपका जो पेपर 31 तारीख को है वो आपका फुल होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे वो एक तरफ से आपको याद होते चले जाएंगे। बीच में वीडियो ना आने का कारण बहुत सारा रहा, स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए इस सेमेस्टर में आपकी पूर्णतया मदद नहीं कर पाए। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय। तो प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, देखना समझना। प्राथमिक शिक्षा को हम लोग प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं, टिक पहले से लगा है, लेकिन आपको याद कराने का तरीका यहाँ पर बताया जाएगा। बुनियादी शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, आधारिक शिक्षा, तो ये सभी क्या हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, इसलिए इन सभी को टिक करेंगे, नहीं डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे भैया इसको याद कैसे करेंगे, तो प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, शुरुआती। तो प्राथमिक का मतलब भी शुरुआती होता है। बुनियाद कहाँ पे, मतलब नींव, बुनियाद का मतलब क्या होता है, नींव। और आधारिक शिक्षा या आधार क्या होता है, वही आपकी नींव आधार होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दोबारा रटने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत कौशल 3S में कौन शामिल नहीं है, तो पढ़ना, लिखना, सुनना और सामान्य गणित। तो इसमें कौन सा नहीं है, सुनना नहीं है। पढ़ना तो है, लिखना तो है, सामान्य गणित भी है, जोड़ना घटाना सिखा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए परिभाषा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा क्रिया प्रधान है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है। किसने कहा, तो रायवर्न ने कहा। ये राय किसने दी, रायवर्न ने ये राय दी, याद रखना, रायवर्न ने राय दी, सलाह दी। ठीक है साथियों, एक ही टॉपिक पर एक जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां से जो शब्द उठा रहे हैं उसी से क्वेश्चंस बना बना के पूछ रहे हैं। इतने सुस्त हो गए हैं बीएड वाले, तो इसीलिए हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। आइए, पिछले पेपर में आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ने प्राथमिक शिक्षा के किन लक्ष्यों की पहचान की। तो साथियों, कौन से लक्ष्य की पहचान की, बालक में मानवीय व रचनात्मक प्रतिभाओं का विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव, बुनियादी कौशल, स्वतंत्रता व पहल विकसित करना। ये सारी चीजें थीं उपयुक्त सभी। साथियों, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, जब हम लोग बच्चे को 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं तो वो प्राथमिक शिक्षा होगी। इसमें उद्देश्य क्या होगा, चारित्रिक विकास। बिल्कुल, लड़के को हम लोग संस्कार सिखाते हैं, बेटा सुबह उठना है, माँ बाप के चरण स्पर्श करना है, काजल लगाना है, जीवन में क्या क्या करना, वो सारी चीज़ें पहले ही सिखा देते हैं। ठीक है, हम लोग इंटर में थोड़ी नहीं सिखाएंगे। शारीरिक विकास, ये भी ध्यान देते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास हो जाए, इसीलिए पुष्टाहार चलता है। संप्रेषण कौशल, उपरोक्त सभी। एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि किसी भी क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं तो वहाँ पर तीसरे ऑप्शन को सही मानते हुए उपरोक्त सभी पर हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तो सारे ऑप्शन क्लियर हो रहे थे, समझ गए होंगे आप लोग बखूबी। बहुत सारे लोग हमसे परिचित हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट करेंगे, उनसे नहीं कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको सफलता मिलती है तब आप अपनी इच्छा से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की। क्या कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की, तो 1937 में। कब की, 1937 में। राष्ट्रीय से सा शब्द निकल रहा है, राष्ट्रीय से राष्ट्रीय, तो सा यहाँ पर आ रहा है, तो सा से 7 पर रट्टा मारो। हो सकता है ये शब्द आपको अभी समझ में ना आ रहे हों कि सा से 7 याद रखो, 37 कर दो,
अब बाद में जब पेपर देखेंगे देखना, हंस के मुस्कुरा के आप लोग ये चीज़ लगाते चले जाएंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर कर लो, एक दिन के लिए रट्टा आपका फिक्स बन जाएगा। प्राथमिक शिक्षा की रचना है, तो प्राथमिक शिक्षा की रचना क्या है साथियों? निम्न प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक। जी साथियों, आपने देखा होगा आपके जो विद्यालय होते हैं उसमें भी लिखा होता है प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय, दोनों में प्राथमिक लगा है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या दोनों में प्राथमिक होता है? निम्न प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, ये भी आपको रटने की अब जरूरत नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शैक्षिक संरचना 10+2+3 में शामिल है। क्या शामिल है? 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष हाई स्कूल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? शैक्षिक संरचना 10+2+3 में शामिल यही चीजें हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक, ठीक है, सूचक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए, कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में विद्यालय शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो चरण से 4 याद रखना, चरण से 4 याद रखना। ठीक है साथियों, ये आप साथियों कमेंट सेक्शन बताना है क्या ये क्वेश्चन आपसे पिछले पेपर में पूछा गया था? NEP 2020 के अनुसार शैक्षिक संरचना क्या है? तो 5+3+3+4 क्या हुई? 5+3+3+4। निम्न प्राथमिक शिक्षा की आयु वर्ष, निम्न प्राथमिक शिक्षा, तो निम्न का मतलब क्या हुआ? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की बात कर रहा है। कक्षा 1 में एडमिशन कब लेता है बच्चा? जब बच्चा अपने कान को एक साइड मतलब दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को सर से ऊपर करते हुए पकड़ लेता है, तो आपकी कक्षा 1 में एडमिशन होता है, तो 5-6 साल का बच्चा हो जाता है। और 6 से 5 साल तक पढ़ेगा तो 11 का हो जाएगा, 10 तक मान लेते हैं, तो 10 वर्ष तक। यहाँ पे अगला देखते हैं, उच्च प्राथमिक की आयु वर्ष है, तो उच्च के लिए क्या होगी? आपकी 10 तक वहाँ तक चली गई, तो 11 से 12 वर्ष। यहाँ पर आपका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ये देखो, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का विकास। जरूरी नहीं शिक्षा आपने बौरे आदमी को दी, जो गूंगा आदमी है, तो उसका भाषा कौशल कैसे सही होगा? सामाजिक नागरिकता का विकास, या फिर व्यक्तित्व का विकास, या फिर दंड। तो ये क्या होगा? व्यक्तित्व बनाया जाता है आपका, क्या व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ठीक है, याद कर लेना तो याद हो जाएगा। दीर्घावधित लक्ष्य संभव्यता समझे जाते हैं, तो क्या स्थायी समझे जाते हैं? कैसे होते हैं? स्थायी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है? तो सामान्य शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ऐसे रट्टा मारो। अगला, देश में 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, तो केरल जो है वो केवल है, केरल जो है वो केवल है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? 4-6 वर्ष के बच्चे के लिए स्थानीय परिवेश के अनुसार, जैसा उसका स्थानीय परिवेश है वैसे ही। प्राथमिक शिक्षा में योगदान के लिए, प्राथमिक शिक्षा के योगदान के लिए ये चीज़ें जरूरी होती हैं। अभिभावकों व समुदाय के लिए उपरोक्त सभी। तो बच्चे को छोटे पर हम लोग पाड़ा घर में सिखाने लगते हैं, जैसे ही बच्चा बोलने लगता है, बेटा क्रो, बेटा कैमल हैं, बेटा गॉड है, ये ऐसे करके। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं,
तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे? बच्चों में स्वस्थ आदतों के विकास हेतु, वांछित सामाजिक दृष्टि के विकास हेतु, बच्चों में सौंदर्य बोध बढ़ाने हेतु, और ये सारी चीज़ें सही होती हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पहली अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? तो अनिवार्य शिक्षा जो है वो 26 अगस्त 2009। देखिए 2009 तो सबको क्लियर था, लेकिन 26 अगस्त, तो अब आप इसको याद कर लेना। कुरान खानी नामक संस्कार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ, मदरसों में प्रदान करने वाली शिक्षा, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में संपन्न कराए जाने वाला शिक्षा संस्कार। तो ये 4 वर्ष 4 वाला तो आपको याद है, पिछले वाले में पूछा भी गया था, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। यहाँ पर ए और सी दोनों सही होते हैं। ठीक है, याद आया होगा पिछले पेपर का। ये आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास माना जाता है, तो किसे माना जाता है? चलो 1882 हंटर आयोग। ठीक है, क्या है? हंटर आयोग, एक हंटर पड़ा और शुरू हो गया। ठीक है, हाँ। अपव्यय व अवरोधन में कमी का सुझाव किस आयोग ने दिया? अपव्यय और क्या कह रहे? अवरोधन। तो ये आपके कोठारी आयोग। कौन? कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यक्रम हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम हैं? आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये कहाँ से चलाया गया था? सबसे पहले आपके प्राथमिक में। SSA शिक्षा गारंटी योजना, ये सारी प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाते हैं, इसमें कोई रट्टा बताने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व है, तो प्राथमिक शिक्षा का महत्व है, क्वेश्चन रिपीट समान लो। व्यवहारिक जीवन में की शिक्षा हेतु प्रेम व सहयोग की नींव के रूप में, नींव कहाँ रखी जाएगी? प्राथमिक में। ठीक है, अनिवार्य व सार्वभौमिक शिक्षा हेतु अनिवार्य होती है कि बेटा कम से कम 5वीं कर लो, चिट्ठी तब भी पढ़ने लगोगे, ऐसे पुराने लोग कहते थे। उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, ECC शब्द की में मुख्य शब्द शामिल है, तो कौन सा मुख्य शब्द है? बचपन, देखभाल, शिक्षा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि ECC खुद ही 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं, तो जब 4 वर्ड हैं, तो जब 4 अक्षर हो जाते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी को रट्टा लगाने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी इसका मतलब बना रहे। ठीक है, बच्चों का आंगनबाड़ी रिकॉर्ड उन्हें ... में प्रवेश दिलाने में मदद करता है, तो आंगनबाड़ी जो रिकॉर्ड है उसमें क्या होता है? बच्चे छोटे छोटे आते हैं तो स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद करता है, क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चे इतना कुछ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि 10 तक की गिनती उन्हें सिखाई जाती है, ABCD थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चे बैठना सीख जाते हैं आंगनबाड़ी का दलिया खा खा के, पंजीरी खा खा के। कोई बात नहीं, हसीम बोल दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा प्रणाली शिक्षा को किस रूप में परिभाषित करती है? तो भारतीय शिक्षा प्रणाली शिक्षा को आपके सत्य की खोज में मानव आत्मा में प्रशिक्षण। ठीक है, ये याद रख लो। अगला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु। पूर्व प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से भी पहले की आयु क्या हो सकती है? तो 1 में एडमिशन कब लेते हैं? आप 6 साल के जब हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो आपको रट्टा लगाने में अब 6 से पूर्व कौन सी आयु है वो आप लगा लो, 2 से 6 याद होगा ना। पूर्व प्राथमिक, तो ये आपके दलिया खाने की आयु है, आराम में जाइए आप। हैं कहाँ पढ़ते हैं? आड़ी माड़ी में, तो आड़ी माड़ी में खाते रहिए आप। विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं। विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालय मतलब इनके प्रकार पूछ रहे, टाइप्स। तो किंडरगार्टन, ठीक है, मॉन्टेसरी, नर्सरी, बालवाड़ी व आंगनवाड़ी। ठीक है, ये क्या है? पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं।
मॉन्टेसरी तो सुने होंगे। हाँ, ये आप बीएड कर रहे हैं, आप पक्का सुने होंगे। भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन से निकाय स्थापित किए गए? तो कौन से निकाय स्थापित किए गए? बीआरसी, आपका सीआरसी, ये दोनों हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। बीआरसी सीआरसी दोनों सबको पता है, इसमें रट्टा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्कूली बच्चों की शिक्षा से बोझ कम करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इस यशपाल मेहता समिति जो थी वो उसने दिया था। स्कूली बच्चों की शिक्षा से बोझ कम करने, यानी कि बैग की जो बोझ है उसको कम करने। पहले पेपर में भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट का मतलब होता है बिना शिक्षा पूरी किए स्कूल छोड़ देना, ड्रॉप आउट होता है। ठीक है भैया, ड्रॉप आउट हो गए हम लोग कहीं से भी, तो इसको रटने में क्या दिक्कत है? यूईई का संबंध किससे है? तो यूईई का संबंध प्राथमिक विद्यालय से है। किससे है? प्राथमिक विद्यालय से। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार, ये दोनों हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा क्या है? संवैधानिक प्रावधान है और मौलिक अधिकार भी है। आपका शिक्षा जो है मौलिक अधिकार तो है ही है, संवैधानिक प्रावधान भी है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। एसएसए किसके बीच एक साझेदारी है? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच साझेदारी है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो कौन सी संस्था उत्तरदायी है? एनसीईआरटी। कौन सी है? एनसीईआरटी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो एनईपी 1946 में। क्या? एनईपी 1946। आप एनईपी याद रखना, एनईपी याद रखना, बस ये डेट अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, एसएसए का सीधा सा मतलब है, तो एसएए का सीधा सा मतलब है सभी प्रकार, सभी के लिए शिक्षा है, सभी के लिए, सभी के लिए शिक्षा। याद रहेगा, पूरा मतलब याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, जो आपको हम पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर बता दें। प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकरण, प्रतिधारण और उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। तो कौन है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या? सतत और व्यापक मीन्स बड़े रूप में। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है, तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ होगा कोई ट्यूशन फीस नहीं। मतलब प्राथमिक शिक्षा को ही हम अगर ट्यूशन से स्टार्ट करेंगे तो बहुत से गरीब बच्चे यहाँ पर छूट जाएंगे, जो शुरुआत ही नहीं अपनी शिक्षा की कर पाएंगे। उसके लिए दोषी कौन होगा? हम लोग दोषी होंगे। ठीक है। मुफ्त किताबें स्टेशनरी, मुफ्त किताबें भी मिलती हैं, स्टेशनरी भी मिलती है ताकि वो आराम से पढ़ सकें। मुफ्त मध्याह्न भोजन, इंटरवल में जो लंच में भोजन मिलता है, मध्याह्न का मतलब लंच, वो सारी चीज़ें मिलती हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जो घर में एक टाइम खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो वो दोपहर में बेचारे जाएं और वहाँ पर पढ़ने के साथ साथ खाना भी खाएं, इसी लालच में चले जाएं। उपरोक्त सभी साथियों, हो सकता है बहुत से लोगों को ये अजीब लगे, लेकिन हाँ, बहुत से अभी भी परिवार ऐसे हैं जो भरपेट अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा है वो आपकी 2005 में शुरू की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कब शुरू किया गया? तो DPEP आपका 1954 में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्य सामग्री विकसित करना किसका कार्य क्षेत्र है? तो
NCERT का है। क्या है? NCERT का कार्यक्षेत्र है। अगला, प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकताओं के साथ समायोजन के लिए बच्चों को आवश्यक तैयारी प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। तो किसका है? ECCE, ECCE इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन साथियों, ये आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके विलर हो गए हैं, तो आप यहाँ से शुरू करते हैं चौथे क्वेश्चन से। चलो, हाँ, दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉप आउट की सर्वाधिक संख्या है। तो ड्रॉप आउट कहाँ पर बच्चे करते हैं? प्राथमिक शिक्षा में। प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि माध्यमिक शिक्षा जो होती है वहीं से बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं की प्रमुख समाधान में से एक है। तो समाधान में से एक है, कौन सा समाधान हो जाना चाहिए? पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। विद्यालय का नियमित निरीक्षण होना चाहिए कि बच्चे क्यों भाग जाते हैं। अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि हम लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए भैया। उपरोक्त सभी, ठीक है, हम लोग मीन्स जो लोग बीएड कर रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो अतिरिक्त के साथ तो आप पक्का जाएंगे, ठीक है। हाँ, माध्यमिक शिक्षा में आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा में आपके आमतौर पर 14 से 18 साल के बच्चे आते हैं। NEP 1966 द्वारा विधिक पाठ्यक्रम किसको प्रदान किया गया? तो माध्यमिक चरण। आगे देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CBSE द्वारा स्कूल को संबद्धता प्रदान की गई। तो कब की गई? उच्च माध्यमिक स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से किसे ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की? तो माध्यमिक शिक्षा को। ताराचंद समिति 1948 के सुझाव थे। क्या सुझाव थे? प्राथमिक विद्यालयों को बहुपक्षीय बनाया जाना, संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा संरचना की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति की जाना, ये दोनों थे। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। कौन सा एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006-2019 का घटक नहीं है? तो ज्ञान का ऋणदान आप नेगेटिव शब्द के आधार पर इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। 1992 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर A.L. मुदालियर थे, ठीक है, A.L. मुदालियर थे। मुदालियर आयोग की सिफारिशें थीं। तो मुदालियर आयोग की सिफारिशें क्या थी? त्रिभाषा सूत्र, माध्यमिक शिक्षा की 3 वर्ष की राष्ट्रीय प्रणाली, उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की संरचना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है। वर्मा, 1917 में पहला शिक्षा विभाग कहाँ शुरू हुआ? तो पहला जो था वो कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। शिक्षा की जरूरत थी भैया, इन्होंने बिगाड़ा था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी यहीं पर थी। रटने के लिए बता रहे हैं। 23 सितंबर 1992 में डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। में कहाँ के कुलपति थे? तो ये कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला है, माध्यमिक शिक्षा की सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? तो 2019-17 याद रखना। माध्यमिक शिक्षा में SCERT, जैसे NCERT होता है वैसे SCERT होता है, कार्य क्षेत्र है। तो ये आपका मूल्यांकन तकनीकी का विकास करना, इसका काम है।
SCERT का पूर्व नाम है? तो राज्य शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जिसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC कहा जाता है। क्या? राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज। बच्चों की किताब में आपने देखा होगा, जो 6 से लेकर 8 तक चलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये आपकी कौन करता है? NCERT करता है। माध्यमिक शिक्षा के सामान्य और व्यवसायिक लक्ष्य और उद्देश्य हैं। तो ये आपका क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना इसका उद्देश्य है। अगला, किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उत्पादक बनाने की पुरजोर सिफारिश की? तो पुरजोर सिफारिश कौन करेगा? कोठारी आयोग। भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार की शुरुआत हुई? तो ब्रिटिश शासन। अगला, CBCE को अपना वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष में दिया गया था? तो कब दिया गया था? यहाँ आपके C2 हैं, तो यहाँ पर 1992। ठीक है, कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया था। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? तो ये आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917-19। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की? तो किसने की? NEP 1986। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद है। हैरान हो गए ना, हैदराबाद में है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सलाह किस आयोग ने दी थी? तो ये आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी थी। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्य में किस क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा है? तो किस क्षेत्र में मूल्यांकन किया जा रहा है? आपका प्रभावी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा किसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? तो किसके लिए? भैया पाठ चर्चा छात्र ही करेंगे, तो छात्र के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगला साथियों क्वेश्चन है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 1950 में की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी 1985 में हुई। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में पहुंच सन 2017। तो 2017 नहीं है, 17 सही नहीं है, ऐसे याद कर लो। परिभाषा माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 12 से 17 आयु के वर्ष के बालकों के लिए होता है। किसने दी? तो CB गुड ने। तो यहाँ पर कौन सा आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के प्रकार हैं। तो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के जो प्रकार हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और का आपका डीम्ड विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी। उच्च शिक्षा के स्तर के गिरने का कारण होता है। उच्च शिक्षा के गिरने का कारण जो होता है, प्रशासनिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है। ये सारे कारण होते हैं, उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग भारत में कौन सा बना? तो उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग जो वो था, राधा कृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 14 नवंबर 1948 को बना। अगला, इग्नू की स्थापना कब हुई? तो इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में हुई।
इग्नू की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इग्नू की स्थापना की गई थी। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किस आयोग ने यह टिप्पणी दी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह टिप्पणी दी। यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1956 में हुई। यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन से थे? तो सी से याद स्टार्ट कर दो, सीडी देशमुख। यूजीसी सीडी देशमुख। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूजीसी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना किसकी अनुशंसा के आधार पर की गई थी? तो ये आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला कथन है आपका, देखिए यहाँ पर ऊपर ले चलते हैं, बहुत सही कथन। फर्स्ट, यूजीसी 1956 में संसद में के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। तो कौन सा बन गया? कथन 2 कह रहे हैं, एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वास्थ्य संगठन है। तो ये आपके ए और बी दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। यहाँ पर बिलर के कारण सही से दिखाई नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन एकदम से मस्त दिखाई देगा। निम्न में से कौन भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कौन से हैं? नागालैंड विश्वविद्यालय नागालैंड, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, मणिपुर विश्वविद्यालय मणिपुर। ये उपरोक्त सभी हैं। आजकल तो मणिपुर का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई। सर्वाधिक उच्च शिक्षा संस्थानों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक उच्च शिक्षा संस्थानों वाला देश भारत है। फिर भी भारत की कंडीशन ये है। नागालैंड की बात तो समझ ही रहे होंगे, सॉरी मणिपुर की बात तो समझ ही रहे होंगे आजकल मणिपुर में क्या हाल है लोगों का। NSQF अर्थात राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। तो कौन करता है? ज्ञान, कौशल और योग्यता। अगला, वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं? तो वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। अगला, उच्च शिक्षा में अभी भी बोलबाला है। तो उच्च शिक्षा में अभी भी किसका बोलबाला है? अंग्रेजी का बोलबाला है। निम्न में से कौन सा नियम उच्च शिक्षा के लिए अनुदान नहीं देता? तो कौन सा नहीं देता? नगर निगम, जिला परिषद नहीं देता। अनुदान मीन्स ये सहयोग नहीं करते। यूजीसी पक्का करता है, राज्य सरकार बिल्कुल राज्य सरकार ही की किताबें चलती हैं। केंद्र सरकार भी करती है। तो आपको पता होगा जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों सहयोग करते हैं, वहाँ से ऐसे आपको पता ही होगा, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? छात्रों को सूचना के स्रोतों की ओर ले जाना। ठीक है। अगला, उच्च शिक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से प्रेरित किया जाता है। तो व्यक्तित्व उपलब्धि के लिए, यहाँ पर व्यक्तित्व की उपलब्धि के लिए। वर्ष 1947-48 में डिग्री स्तर पर तकनीकी संस्थानों की संख्या थी। तो डिग्री स्तर पर तकनीकी संस्थानों की संख्या 1947-48 में 4 में 1 घटा के 3 कर लेना, 38। ठीक है, 48 है भी नहीं, 38 अपने आप ऑप्शन से निकल आएगा। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिश की किसने की थी? समय सारणी की, उपयुक्त शिक्षक की, मतलब उपयुक्त शिक्षक होने चाहिए, नैतिक शिक्षा के तरीके होने चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया
और अब इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूपा कहा जाता है। क्या? न्यूपा, नया बना दिया, न्यूपा कह दिया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यूजीसी इन्फोनेट नेटवर्क को चलाया और प्रतिबंधित किया गया तो कब? ERNET, इसका यही आंसर सही होगा। यूजीसी ने कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया तो कब किया? आपका 1994-95 में। संक्षिप्त नाम एस्कोब, क्या एस्कोब है? तो क्या है? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आवासीय विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास हैं, तो जिनके पास क्या है? शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर हैं। क्या है? केंद्रीय परिसर हैं। आराम से रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, NUEPA को किस वर्ष डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? तो 2006 में। माध्यमिक शिक्षा में आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? तो माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1940 में विधिक पाठ्यक्रम की बात किसके लिए कही गई? तो ये किसके लिए? माध्यमिक स्तर के लिए। CBSE किस प्रकार के स्कूलों को संबद्धता प्रदान करता है? तो माध्यमिक स्तर। जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्या है? NEUPA। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो बेसिक शिक्षा के जनक आपके महात्मा गांधी है। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो प्रविज्ञा। कौन सा? प्रविज्ञा संस्कार से होता है। प्रवेश के लिए प्रविज्ञा। प्रारंभ प्रविज्ञा, सॉरी आरंभ, आरंभ का मतलब प्रारंभ, तो प्रविज्ञा, सॉरी प्रविज्ञा नहीं, आपका उपनयन संस्कार। कौन सा होता था? उपनयन संस्कार। गलत लगा गए यहाँ पर, टिक लगाते हुए भी गलत लगा गए। वाक्यांश समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है तो सामान्य शैक्षिक अवसर का अर्थ होगा बालक जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है उसके लिए समान अवसर प्रदान करना। जैसी शिक्षा चाहिए बालक को वैसी शिक्षा दी जाए उसको। अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण है प्राथमिक शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा में क्या? सबसे पहले उसको प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय और एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया? तो ये आपके हॉलटॉक्स समिति ने दिया। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण किसके अधीन रहता है? तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो कौन सा होगा? पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ा जाए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालकों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। पाठ्यक्रम को बालकों के सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाए। आप एक बीएड स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ये चीज़ सही कही जा रही है। पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल ना देकर हस्तकार पर अधिक बल दिया जाए। ठीक है, हस्तकार मतलब उन बच्चों को अपने हाथ से भी ज़्यादा पढ़ाया जाए। और हम लोग क्या करते हैं? टिक मार देते, बेटा लिख खुश हो लिख, ऐसे टीचर करते हैं। तो उपरोक्त सभी सही है, ऐसा मत करना यदि आप एक टीचर बन जाते हैं। सभी लोग कमेंट करो कितने लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या कौन सी है? तो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या क्या है? शिक्षण के अतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कार्यों का होना। ये बात सही है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें
पकड़ा दी जाती हैं। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों का न होना, शिक्षक भी वहाँ पर कम है और हमसे कह दिया जाता नहीं शिक्षक हमारे पास पर्याप्त हैं। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक सुविधाओं का सम्मान का ना मिलना, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा है? तो प्राथमिक शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण जो है वो आपका विद्यालय की भौतिक संरचना का अच्छा न होना, विद्यालय में शैक्षिक संस्थानों का अभाव, संकीर्ण, अरुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम का होना, ये आपके सभी चीज़ें सही हो जाती हैं। आपका क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट दर का मुख्य कारण माना जाता है। तो मुख्य कारण क्या माना जाता है? ड्रॉप आउट मतलब बच्चे जो स्कूल से निकल जाते हैं। किशोरों की अनुशासन की कमी, किशोरों में क्या है? अनुशासन नहीं है। अनुशासन बच्चे में तभी होगा जब उसमें शिक्षा सही से अंदर चली जाएगी, वो शिक्षा को समझने लगेगा। माता पिता की अशिक्षा व गरीबी, माता पिता कैसे होते हैं? अशिक्षित होते हैं, वो समझते ही नहीं है बच्चा पढ़कर क्या होगा करेगा। और दूसरे, अगर माता पिता को पता भी है कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो चलो थोड़ा होशियार हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर गरीबी है तो वो बच्चों से यहाँ पर मदद मांगने लगते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, हमारे हाथों को थोड़ा बटा लेगा, तो वो कृषि कार्य में बेचारे लगा रहते हैं। अब वास्तविक पाठ्यक्रम, वास्तविक पाठ्यक्रम नहीं है, अवास्तविक पाठ्यक्रम है, इसलिए उपरोक्त सभी चले जाते हैं। तो दो चीज़ें समझी गई आप कायदे में, तो डी के साथ आपको जाना ही जाना है। माध्यमिक स्तर पर नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए सरकार ने पेश किया, तो क्या पेश किया? मुफ्त प्रवेश व मासिक शुल्क, मुफ्त गणवेश व किताबें, गणवेश मतलब आपकी ड्रेस, लड़कियों व पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे आईसीटी का कार्यान्वयन। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निम्न में से कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? तो कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? क्या कह रहे हैं? लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए लड़कियों में कौन कौन सी सुविधा जो समस्याएं आती हैं, वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? माता पिता अपनी बेटियों को बालकों के साथ सह शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। क्या कहते हैं? कि लड़के लड़कियां एक साथ ना बिठाई जाएं, तो यहाँ पर होना चाहिए कि दो कक्ष बनाए जाएं। माता पिता की गरीबी भी होती है, ये भी कारण है। घर के काम में और खेती के काम में लड़कियों को मदद देना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये मान लो कि आपका जो पहला है वो थोड़ा बहुत असर करता है, लेकिन ये दोनों गरीबी बहुत ज़्यादा असर करती है। और सी ऑप्शन लड़कियों को थोड़ा काम में लगा लेते हैं कि बेटा थोड़ा खेतों में काम है तो ऐसा करना, घर में रोटी ही बना देना। और यहाँ तो पूरा पूरा कभी कभी खेतों पर भी ले जाते हैं कि चलो खेतों में थोड़ा मदद करो बेटा। है माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण है, तो माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण क्या है? अनिवार्य शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं का एक मुख्य समाधान है, तो क्या हो सकता है? पाठ चर्चा में सुधार कर दिया जाए, नियमित स्कूल का निरीक्षण किया जाए, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए। हैं टीचर सारे सब्जेक्ट के होंगे, उपरोक्त सभी। अतिरिक्त शिक्षक भरे जाने चाहिए कि नहीं भरे जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए भैया। जो लोग चाहते हैं अतिरिक्त शिक्षक भरे जाएं, हैं वो भी शामिल हो जाएं, जो लोग 4th सेमेस्टर में हैं। माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल है, कौन सी है? उच्च ड्रॉप आउट दर, अवास्तविक पाठ्यक्रम और शिक्षकों की कमी। ये सारी चीज़ें हैं, कई बार रिपीट हो रही हैं घुमा फिरा के, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के 5-6 क्वेश्चन बना लेंगे, तो इस पर ध्यान दो। माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट दर का मुख्य कारण है, तो क्या है? किशोरों में अनुशासन की कमी, निरीक्षण व माता पिता की गरीबी, अवास्तविक पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर नामांकन व
प्रतिधारण करने के लिए सरकार ने शुरू किया। क्या शुरू किया? आपका मुफ्त प्रवेश व मासिक शुल्क, मुफ्त वर्दी व किताबें। देखो वर्दी मतलब पोशाक यहाँ पर थी पीछे हैं। लड़कियों और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन। उपरोक्त सभी। एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर कर दिया। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिए जाए। उच्च शिक्षा संबंधित प्रमुख मुद्दा है, तो कौन सा प्रमुख मुद्दा है? आपका शिक्षित बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन और आपका परीक्षा व मूल्यांकन का स्तर। उपरोक्त सभी। भारत में हम उच्च शिक्षा के मात्रात्मक विकास की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे अच्छा समाधान हो सकता है, तो समाधान सबसे अच्छा क्या हो सकता है? आजीवन सीखने के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान करें। एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है? उत्पादकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की सिफारिश में शामिल नहीं है? तो संरक्षकों का प्रशिक्षण। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 की सिफारिश की किसने की? शिक्षा का पुनर्गठन। आपका विश्वविद्यालय की स्थायित्व का क्षेत्र है, कौन सा है? छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्ति में, परीक्षाएं कराने में। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम होता है, तो कौन सा होता है? आपका आपराधिक प्रवृत्ति का विकास, मानसिक संवर्धन का व कुंठा और आपका समाज में कानून और व्यवसाय की समस्या उत्पन्न होना। ये सारी चीजें हैं। अगला, उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए छात्र, शिक्षक, सरकार, ये सभी लोग दोषी हैं। एक नहीं, सभी लोग दोषी हैं। एक दोषी होता तो उसको सुधार किया जाए। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए गए। क्या प्रयास किए गए? स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को अपनाना, अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करना, आईसीटी का कार्यान्वयन। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय स्तर पर आरएमएसए के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी। कौन सी है? एनसीईआरटी। किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उत्पादक बनाने की पुरजोर सिफारिश की? तो ये कोठारी आयोग। पहले आप पढ़ चुके इसको। माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है, तो माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्या आपकी है अनुपयोगी पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है वो उपयोगी नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। उद्देश्य विहीन, इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। अनुशासनहीनता, ये भी एक कारण है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ है। क्या अर्थ है? माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी, प्रसार हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि कर दी जाए, तब भी हैं, ये भी सही है। माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश के बाद रोके रखना। अब रोके रखना ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा बेटा। उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे, कुछ भी हो हम लोग उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, हमें आज रट्टा मारना है। छात्र की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोषपूर्ण शिक्षा परीक्षा प्रणाली, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्यहीनता, ये सारी चीज़ें हैं जो ऊपर थी। उपरोक्त सभी। अगला, एनसीईआरटी ने द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज कब तैयार किया था? तो 1975 में प्रयोग किया था। तो 10 यहाँ पर लिखे हैं और 10 किससे विभाज्य होंगे? 5 से, 5 दूनी 10
और बाद बाकी नंबर से नहीं होगी, रट्टा मार लो। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षकों को आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, शिक्षकों को भैया और पैसा दे दिया जाए, शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाए, हैं उच्च स्थान मीन्स सम्मान मिलना चाहिए, टीचर हैं, गुरु हैं। शिक्षकों को व्यवसायिक स्थिति में सुधार किया जाए, उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या पूरा आगे कवर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।